एम्फीबियंस का जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनका ज्यादा होगा, कम होगा तो उनका कम होगा। ठीक है। They do not need energy to maintain their body temperature and hence their requirement of energy is less. उन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए किसी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती, देयरफॉर उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। The amphibians like frogs and reptiles like lizards have a three-chambered heart which consists of two atria and one ventricle. जैसे हम ह्यूमन हार्ट की हमने बात करी तो हमारा कितने चैम्बर होते हैं उसमें? चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। यहाँ पर एट्रियम तो दो होंगे लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है। The oxygenated and deoxygenated bloods mix to some extent in amphibians and reptiles. Amphibians में और reptiles में कुछ extent तक oxygenated और deoxygenated blood mix भी हो जाते हैं। However, amphibians and reptiles also have a double circulation of blood. और जब ब्लड सर्कुलेशन की, तो ये जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं इन पॉइंट्स पर क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई आप ये बताइए क्या एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का? हम कहेंगे हाँ होता है। तो आपसे पूछेंगे कि उनका हार्ट जो है वो कितना चैम्बर्ड होता है, तो हम बोलेंगे 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मेंशन करें उनको सबको लर्न कर देना ढंग से। और याद रखिएगा कि इसमें बायो में हमारा एक अकेला यही चैप्टर है जिसमें से कुछ कटा नहीं, ये पूरा ही चैप्टर है जो सिलेबस में है। अगला देखेंगे केस ऑफ फिश। द फिश हैज अच्छा एम्फीबियंस में और फिश में कुछ अंतर है बताएंगे? बिल्कुल सही। ये एक्वेटिक एनिमल है फिश, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रह सकती है। एम्फीबियंस का क्या है, जैसे कि फ्रॉग हो गया, ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं। द फिश हैज अ टू चैम्बर्ड हार्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। तो फिश के अंदर सिर्फ एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो इसका मतलब इसमें कितने चैम्बर हो गए? सिर्फ 2 चैम्बर हो गए। सेकंड है the fish does not have lungs, it has gills to oxygenate blood. जैसे हम अपने बॉडी की बात करते हैं तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आई और एटमॉस्फेयर से आने के बाद वो लंग्स में होती है। तो इसी तरीके से फिश के केस में लंग्स नहीं होते, फिश के केस में गिल्स होते हैं, GILLS। ठीक है। The flow of blood in the fish is called simple circulation because the blood passes through the heart of fish only one in one complete cycle of the body. क्यों? क्योंकि आप ये देखिएगा कि इसमें 2 चैम्बर होते हैं। जब इसमें 2 चैम्बर होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक बार एट्रियम से निकलेगा वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है। तो सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन ही। वहां पर क्या होता था कि एक एट्रियम से निकलकर एक वेंट्रिकल में गया, फिर पूरी बॉडी में गया, फिर उसके बाद में वापस राइट वाले एट्रियम में आया, फिर राइट एट्रियम में आने के बाद में फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर उसके बाद लंग्स के थ्रू जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला गया। तो वहां पर डबल सर्कुलेशन था इन वन कंप्लीट साइकिल, बट ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट 2 टाइम्स, इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोलते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होगा क्योंकि एक एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल है। ठीक है, फिश के केस में। अच्छा, तो एम्फीबियंस में और फिश में क्या अंतर हुआ कि एम्फीबियंस जो है, और चलो ह्यूमन की भी बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम में हम ये बोलते हैं कि ब्लड जो हार्ट है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। सर्कुलेशन किस टाइप का होता है? डबल सर्कुलेशन, बिकॉज इन वन कंप्लीट साइकिल ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट 2 टाइम्स। उसके बाद हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस वो होते हैं जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो एम्फीबियंस के केस में क्या होता है कि उनका 3 चैम्बर्ड होता है हार्ट, जहां पर 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। लेकिन अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन उसमें भी डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है। इसके बाद अगर वो पूछे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी ह्यूमन बॉडी सिस्टम में कभी भी मिक्स नहीं होता, लेकिन इनमें मिक्स हो जाता है अप टू सम एक्सटेंट। पूरी तरह से नहीं कि पूरी तरह से मिक्स ही हो गया, अप टू सम एक्सटेंट, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। उसके बाद देखिएगा, फिर हम बात करते हैं केस ऑफ फिश। तो फिश इज प्योरली एक्वेटिक एनिमल, सिर्फ पानी में जिंदा रह सकती है, उसके बाद नहीं रह सकती। ठीक है। तो इस केस में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो फिश है, तो फिश के केस में हम ये बात करेंगे कि इसका जो हार्ट है, उस हार्ट के 2 ही चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ठीक। और जब 2 ही चैम्बर है, तो जब 4 चैम्बर वाला ह्यूमन हार्ट होता है तो उसमें डबल सर्कुलेशन होता है, तो 2 चैम्बर वाला जो फिश का हार्ट होगा तो उसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा। उसके बाद हम जो है
ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? लंग्स से। यहाँ पर लंग्स नहीं होते, यहाँ पर गिल्स होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद में फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हार्ट बीट्स। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट। एक बार हार्ट जो है, एक बार पूरा का पूरा हार्ट, मैं किसी एक चैम्बर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जब एक्सपैंड करेगा तो उसके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो एक कंप्लीट साइकिल होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? हार्ट बीट। साइकिल क्यों कहा जाता है किसी भी चीज को? कि अगर मान लीजिए हम बाइसिकल बाइसिकल चला रहे हैं, तो बाइसिकल चलाते टाइम एक पैडल हमेशा ऊपर होता है और एक नीचे होता है। तो एक पैडल से मैं नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ तो ये अपने आप ऊपर की तरफ उठता है। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसको अगर ये ऊपर है पैडल तो ये घूमकर वापस ऊपर आ जाए, ये कहलाती है एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, इसी तरीके से ब्लड एक जगह से आया, कहाँ से आया? ब्लड आया, ब्लड तो अंदर हार्ट के अंदर है ही। ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आके उसने ब्लड को ऑक्सीजनेट करा। ऑक्सीजनेट करने के बाद वो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यानी कि उसने सारी बॉडी में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करा। ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में फिर वो डीऑक्सीजनेट करके जब वापस हार्ट में आया, तब मैं बोलता हूँ कि मेरी पूरी एक साइकिल कंप्लीट है। ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन की पंपिंग करके, और पंपिंग करने के बाद में उसको सारी बॉडी में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है, तब मैं कहता हूँ कि हमारी एक साइकिल कंप्लीट है। ठीक है, और इस साइकिल के दौरान जब हार्ट जो है वो एक बार एक्सपैंड करेगा, एक बार एक्सपैंड करेगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस कंप्लीट साइकिल को हम बोल देते हैं हार्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन है। The heart usually beats about 70 to 72 times in a minute when we are resting. जब हम रेस्ट में बैठे हुए हैं तो जो हार्ट है हमारा वो 70 से 72 टाइम्स बीट करता है एक मिनट के अंदर। ठीक, इसके बाद लास्ट पेज पर आ जाइए, नोट्स का बिल्कुल जो आखिरी पेज है। This means that the heart pumps out blood to the arteries about 70 to 72 times per minute. इसका मतलब क्या है कि जो हार्ट है वो ब्लड को आर्टरीज में पंप आउट करता है 70 से 72 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट। फिर बात करेंगे बेटा पल्स की। एवरी टाइम द हार्ट बीट्स ब्लड इज फोर्स्ड इनटू आर्टरीज। जब भी कभी हार्ट बीट करेगा तो ब्लड इज फोर्स्ड इनटू आर्टरीज, ब्लड जो है वो आर्टरीज में जाएगा। द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। जब कभी भी ब्लड को आर्टरी के अंदर भेजा जाता है, जब आर्टरी के अंदर भेजा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्टरी क्या होगी? एक्सपैंड होगी। आर्टरी के अंदर हार्ट ब्लड को भेजा गया, वो एक्सपैंड होगी। So the expansion of an artery each time the blood is forced into it is called a pulse. Is called a pulse. जब भी कभी अगर आप अपने हाथ की पल्स भी, मान लीजिए यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड में देखूं तो इधर जो पल्स है इसको अगर हम यहाँ पर रखकर चेक भी करेंगे तो वी कैन रियली फील थोड़ा सा जो भी हमारी यहाँ की नस है वो हल्का सा फूलती है, हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, हल्का सा एक्सपैंड होती है, हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो वो जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जो हार्ट है उसने आर्टरीज में ब्लड, मतलब उसने आर्टरीज में जो ब्लड है उसको फोर्स किया। समझ गए? तो एवरी टाइम ब्लड इज फोर्स्ड इनटू एन आर्टरी इट इज कॉल्ड पल्स, उसको पल्स बोलते हैं। उसके बाद सेकंड है, इसमें पॉइंट पल्स में द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम, सॉरी थर्ड है सिंस द हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट therefore the pulse rate of an adult person while resting is 72 per minute। ठीक है, तो रेस्ट के दौरान भी हमेशा देखा जाता है कि आपकी पल्स रेट कितनी है। कभी भी अगर कोई डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर भी चेक करता है तो ब्लड प्रेशर चेक करते टाइम भी वो आपसे कहते हैं कि आप 5-10 मिनट पहले रेस्ट में बैठ सकते, क्योंकि आप बाहर से चल के आए हैं। तो अभी ये कंसिडर नहीं करा जा सकता कि अभी आप रेस्ट में थे, तो पहले रेस्ट में आ जाइए, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक हो। पल्स रेट और हार्ट बीट दोनों सेम? नहीं, जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट का मतलब तो ये है कि वन कंप्लीट एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इन अ साइकिल, वो तो हो गई हमारी हार्ट बीट। ठीक है, तो हार्ट बीट इज समथिंग लाइक साउंड, हार्ट बीट तो एक साउंड है। और पल्स का मतलब क्या है कि जब भी कभी आर्टरीज में ब्लड को फोर्स किया जाता है और तब जब आर्टरी एक्सपेंशन एक्सपैंड होती है तो उस एक्सपेंशन को कहते हैं पल्स। ठीक है, दोनों में ये अंतर है कि जो पल्स है वो एक्सपेंशन है और जो हार्ट बीट है वो एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल है किसकी? एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, दैट इज हार्ट बीट। तो दोनों की डेफिनेशन कौन सा वाला? हाँ हाँ, नहीं वो पल्स में, वो पल्स। तो उसके बाद है ब्लड प्रेशर।
ब्लड प्रेशर में है द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब अब ये वाली जो चीज है, ये वो चीज है जो तुम पूछ रहे हो। ठीक है, रिलैक्सेशन वाली चीज। भाई जब वो एक्सपैंड हुआ तो एक्सपैंड होने का मतलब क्या है कि हार्ट के अंदर ब्लड आया, और जब वो रिलैक्स हुआ यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को ही रिलैक्स बोलते हैं यहाँ। ठीक। तो जब वो रिलैक्स हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ब्लड को बॉडी के अंदर भेजा जा रहा है। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। समझ गए? तो पल्स क्या है? एक्सपेंशन, और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारा ब्लड प्रेशर है। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। समझ गए? और वहां पर क्या इन्वॉल्व है? आर्टरीज, वहां पर आर्टरीज इन्वॉल्व है। ठीक। और यहाँ से जो बॉडी में भेजा जाता है, जब हार्ट से बॉडी में जाता है तो वो वेन्स के थ्रू जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेन्स इन्वॉल्व है। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज। ब्लड प्रेशर हमेशा दो वैल्यूज में एक्सप्लेन करा जाएगा। एक कहलाती है सिस्टोलिक वैल्यू और एक कहलाती है डायस्टोलिक वैल्यू। ठीक है, वो जो आपने सुना होगा डॉक्टर्स जो बोलते हैं कि ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल पर्सन का बोलते हैं 80 और 120, अपर वाला 120 है तो यू आर फिट, लोअर वाला 80 है तो यू आर फिट, ये बोला जाता है। The phase of the heartbeat when the heart contracts and pumps the blood into arteries is called systole। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को आर्टरीज में भेज देता है तो हम ये कहते हैं कि इस फेज को बोला जाता है सिस्टोल। मैंने बोला दो तरीके का ब्लड प्रेशर, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को आर्टरीज में भेजेगा तो उस दौरान जो वो जो फेज होगा, उस फेज को हम बोलते हैं, फेज समझ रहे हैं ना, वो ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन, फेज मतलब ड्यूरेशन, कि वो जो फेज है उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टोल। और उसके बाद द फेज ऑफ द हार्ट बीट व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस एंड अलाउज द चैम्बर्स टू फिल विद ब्लड इज कॉल्ड डायस्टोल। उसको डायस्टोल बोलते हैं कि जब चैम्बर्स ब्लड से फिल अप हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कब होगा? तो वो रिलैक्स करेगा। ठीक। ये ब्लड प्रेशर तक का मैंने नोट्स में इंक्लूड करा हुआ है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, एक तो लिम्फेटिक सिस्टम है और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है। रेस्पिरेशन के भी मेरे पास नोट्स है, रेस्पिरेशन भी इसमें कंप्लीट नहीं है, तो वो भी मैं आपको नोट्स दे दूंगा, मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन मैं पता नहीं इसमें कैसे मिस हो गया मेरे से, मैं इंक्लूड नहीं कर पाया उसको। तो एक्सक्रीशन का जो है वो मैं कुछ पॉइंट्स नोट करवाऊंगा, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। नोटबुक है सभी के पास? एक्सक्रीशन वाला पोर्शन नोट कर। और आप लोगों ने अभी ऑर्डर किसी ने लिया? आपके लिए एक दो तीन बच्चों के पास है। ठीक है, मेरी भी, मैंने भी मंगा रखी है, मेरी भी शायद जहाँ तक है आज आ जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के बने। पता चला हम मेहनत तो करे जा रहे हैं, सारी चीज लर्न करे जा रहे हैं, लेकिन हमें ये एग्जाम आइडिया भी ठीक है ना, बस उसमें ये होना चाहिए कि पिछले साल के क्वेश्चन हैं उसमें, ठीक है, ले आना, एक बार ले आना मेरे पास, नहीं है ना इस बार की, है ना, एक बार ले आना। 25 मार्च शहीद दिवस, डेट पूछी मैंने, बोला शहीद दिवस। एक चीज लिखेंगे, हाउ डू food and oxygen reach body cells? एक, हाँ, how do food
and oxygen reach body cells. How do food and oxygen reach body cells? इसमें इसका आंसर मैं 3 पॉइंट्स में लिखूंगा. पहला पॉइंट, ब्लड नेवर कम्स इन कांटेक्ट विद द बॉडी सेल्स. हमें ये पता है कि ब्लड जो है वो फूड और ऑक्सीजन सबको कैरी करता है, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे ब्लड नेवर कम्स इन कांटेक्ट विद बॉडी सेल्स. पहला पॉइंट. Blood never comes in contact with body cells. ब्लड बॉडी सेल्स के कांटेक्ट में कभी नहीं आता. सेकंड पॉइंट नोट करेंगे. प्लाज्मा लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज. प्लाज्मा लीक्स फ्रॉम द plasma leaks from the blood capillaries around the body cells. Plasma leaks from the blood capillaries around the plasma leaks from the blood capillaries around the body cells. This plasma which leaks out from the blood capillaries this plasma which leaks this plasma which leaks out from the blood capillaries leaks out from the blood capillaries is called tissue fluid. Is called tissue fluid. The liquid, next point, the liquid from the blood which is forced out, the liquid from the blood the liquid from the blood which is forced out from the blood which is forced out through the capillary walls is forced out through the capillary walls and moves between all the body cells. Between all the body cells, providing them with food and oxygen, providing them with food and oxygen, providing them with food and oxygen, and removes carbon dioxide is called tissue fluid.
is called tissue fluid. Is called टिश्यू फ्लूइड. तो देखिएगा सीधी सीधी बात है, जैसे कि हमने अभी हार्ट की फंक्शनिंग देखी है. हार्ट की फंक्शनिंग में हमने ये देखा था कि जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड आता है और जो ब्लड है उस ब्लड में ऑक्सीजन आती है और जो ऑक्सीजन उसके अंदर मिक्स होती है तो उसको वो ऑक्सीजनेटेड बना देती है. फिर उसके बाद जब हार्ट उसको पंप करता है तो वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करके वो निकलता है, पूरी बॉडी में जाता है और सारे सेल्स को ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है. तो ब्रॉड सेंस में तो यही है कि ब्लड जो है वही ऑक्सीजन कैरी करता है और वो ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है. लेकिन क्या है कि यहाँ पर हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच बॉडी सेल्स, तो हम तो सीधा सीधा ये जानते हैं कि भाई ब्लड जो है ब्लड ही सबको डिस्ट्रीब्यूट करता हो जाता है. लेकिन वो ब्रॉड सेंस में है. लेकिन अगर आपसे बिल्कुल ये पूछा जाए कि जब फूड एंड ऑक्सीजन वो एग्जैक्टली किस तरह से पहुंचता है, तो हम कहेंगे कि ये जो ब्लड है ना, ये डायरेक्ट बॉडी सेल्स के टच में नहीं आता, कॉन्टेक्ट में नहीं आता. सबसे पहला पॉइंट ये कि ब्लड नेवर कम्स इन कांटेक्ट विद बॉडी सेल्स. तो ये बॉडी सेल को तो नहीं दे सकता क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता. लेकिन ब्लड जो कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है, तो कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं, कैपिलरीज की वॉल्स से एक फ्लूइड लीक होता है. प्लाज्मा लीक्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज अराउंड द बॉडी सेल्स. ठीक है, तो ब्लड जो है, ब्लड में से प्लाज्मा लीक होता है और प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें स्टोर्ड होती है. फूड है और ऑक्सीजन ये सब स्टोर्ड होता है. तो वो क्या करेगा, प्लाज्मा जाएगा सेल्स में. दिस प्लाज्मा व्हिच लीक्स आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड. जो प्लाज्मा है इसको टिश्यू फ्लूइड बोल देते हैं. और टिश्यू फ्लूइड ही फूड को, ऑक्सीजन को और जितने भी मिनरल्स हैं उन सारे मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस देता है. समझ गए? तो ये एग्जैक्ट इसका आंसर है कि हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच बॉडी सेल्स. हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि चलिए जी ब्लड करता है इस काम को. लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि वो फूड और ऑक्सीजन बॉडी सेल्स तक कैसे पहुंचता है, तो ज्यादा सही आंसर ये है आपका. देखिए वो वाला जो प्रोसेस है ना, वो तो डाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया. वो तो डाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया. यहाँ तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर जो भी फूड एंड ऑक्सीजन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो बस ये बताया जा रहा है कि ब्लड जो है वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा. ब्लड कैपिलरीज में जब जाता है तो कैपिलरीज में से प्लाज्मा लीक होता है. उस प्लाज्मा को हम बोल देते हैं टिश्यू फ्लूइड. वो जो टिश्यू फ्लूइड है वो फूड और ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है ना. मतलब वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला है केस, वहां पर जो आप कह रहे हैं कैपिलरीज से कनेक्ट होता है थ्रू एल्वियोलाई, वो ठीक है. लेकिन वो डाइजेशन वाला प्रोसेस में आता है. मतलब पहले तो फूड मिलेगा ना, उसके बाद डाइजेस्ट होगा. तो फूड सबसे पहले दिया जाता है, तो देने का काम टिश्यू फ्लूइड करेगा. उसके बाद डाइजेशन वाला प्रोसेस को तो तो जो टिश्यू फ्लूइड से जो ऑक्सीजन और फूड है वो सेल्स में डिफ्यूज होता है. वो सेल्स में डिफ्यूज होता है क्योंकि वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आता है. ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता सेल्स. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट है जो नोट्स में नहीं है, आप लोगों को नोट करना है, लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम. नोट करेंगे a system of tiny fluids called lymph vessels. System of tiny fluids called lymph vessels or lymphatics or lymphatics and lymph nodes or lymph glands.
or lymph nodes or lymph glands in the human body which transports the liquid called lymph. In the human body which transports the liquid called lymph from the body tissues to the blood circulatory system. To the blood circulatory system. The blood circulatory system is called the lymphatic system. छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं कुछ लिम्फेटिक सिस्टम की अगर बात करें तो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं उनको हम बोल देते हैं लिम्फ वेसल्स या फिर लिम्फेटिक्स भी बोला जाता है ठीक एंड लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स लिम्फ नोड्स भी बोला जाता है दो तरीके की छोटी ट्यूब्स होगी एक तो लिम्फेटिक या फिर जिनको हम सीधा सीधा लिम्फ वेसल बोलेंगे और दूसरी होगी लिम्फ नोड ठीक है in the human body which transports the liquid called lymph from the body tissues to the blood circulatory system जो बॉडी टिश्यूज से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक दूसरा भी फ्लूइड होता है जैसे कि ब्लड है ना फ्लूइड ऐसे ही एक फ्लूइड होता है लिम्फ तो जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है उस सिस्टम को हम बोल देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम ठीक है जैसे हम वो करता है जो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट लिम्फ का बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन करता है इनटू द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द ब्लड लिम्फ का काम बेसिकली जो है ना जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो उसकी रिपेयरिंग में हीलिंग में उसमें काम बता रहा हूँ सारा कुछ बता रहा हूँ आप नोट करेंगे lymphatic system consists of the following parts lymphatic system consists of the lymphatic system consists of the following parts first part है lymph capillaries second part है larger lymph vessels lymph capillaries larger lymph vessels lymph nodes third है lymph nodes और fourth है सिर्फ lymph अब सबसे पहले lymph capillary को एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट है lymph capillaries lymph capillaries are just like lymph capillaries are
just like blood capillaries. With two exceptions. Lymph capillaries are just like blood capillaries with two exceptions. इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे lymph capillaries are closed ended. Lymph capillaries are closed ended. पहला और दूसरा pores in the walls of lymph capillaries, pores in the walls of pores in the walls of lymph capillaries are bigger in size, are bigger in size than that of blood capillaries. Than that of blood capillaries. मतलब क्या है कि जैसे कि हम ब्लड कैपिलरी की बात करते हैं तो ब्लड कैपिलरी दोनों तरफ से खुला रहेगा, है ना। ब्लड कैपिलरी दोनों तरफ से खुली रहती है, एक तरफ वो आर्टरी को कनेक्ट करती है, एक तरफ वो वेन को कनेक्ट करती है। लेकिन जो ये हमारी लिम्फ कैपिलरीज हैं ये ब्लड कैपिलरी की तरह ही होती है, ब्लड कैपिलरी की तरह ही होती है, लेकिन इसका क्लोज एंड होता है, मतलब एक तरफ से इसका एंड जो है वो बंद होता है, ठीक है, वो दोनों तरफ से ओपन नहीं होता। उसके बाद जो हम पोर्स की बात करते हैं, पोर्स मतलब जो स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा छोटे होल्स होते हैं, इसलिए उनको पोर्स बोल देते हैं। तो पोर्स जो होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज के पोर्स के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े होते हैं, एक ही अंतर होता है। तो दो अंतर है लिम्फ कैपिलरी में और ब्लड कैपिलरी में। उसके बाद जैसे कि होता है उसकी पोर्स ज्यादा बड़ी क्यों होते हैं? इसके लिम्फ कैपिलरीज की पोर्स ज्यादा बड़ी क्यों वो ज्यादा बड़े इस वजह से होते हैं क्योंकि लिम्फ जो होता है ना वो ब्लड के कंपैरिजन में थोड़ा थिक होता है। आपने कभी भी नोटिस करा होगा, अगर कभी चोट लगती है तो उसके ऊपर जो पस सेल्स डेवलप हो जाते हैं ना, पस जो पड़ जाता है उस पर, तो वो गाढ़ा होता है काफी। तो क्योंकि उसकी थिकनेस ज्यादा होती है तो वो स्मॉल पोर से बाहर नहीं निकलता है, इस वजह से उसके पोर्स जो है वो बड़े होते हैं। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे? जैसे हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है तो उनकी दोनों एंड पे एक पे वेन्स होती है, एक पे आर्टरी एक बार आर्टरी होती है, लेकिन इसमें से एक एंड पे कुछ यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्लोज एंडेड का मतलब क्या है कि इसके जो दोनों एंडेड हैंड्स हैं वो क्लोज होते हैं, हाँ क्लोज होते हैं, और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होगा मतलब जो भी यहाँ से कुछ भी सिक्रीट होगा वो पोर्स के थ्रू ही होगा। समझ गए ना? ये सब आप सोचिए कि जैसे कि कोई ट्यूब है, उस ट्यूब में इधर भी खुली हुई है इधर भी खुली हुई है, तो मान लीजिए आपने उसको कहीं टैप से कनेक्ट कर दिया तो पानी निकला तो वो, तो पानी उसमें आया ट्यूब में एक तरफ से और दूसरी तरफ से निकल गया, एक चीज तो ये हो गई। और उसके अलावा हम ये कहें कि अगर इधर से भी आपने उसको बंद कर दिया इधर से भी बंद कर दिया तो उसका पानी निकलेगा कैसे? निकल नहीं पाएगा। वो तभी निकल सकता है जब आप उसमें छोटे छोटे पोर्स कर दें, छोटे छोटे अगर उसमें होल्स हो जाएंगे तो फिर वो सिक्रीट होगा, बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, Excuse me, sir. बेटा ऑनलाइन वालों को क्लियर है सभी को? Excuse me, sir. Hello. हाँ जी बताइए। हाँ सर, न्यूट्रिशन इन अमीबा फिर से समझा सकते हैं सर? न्यूट्रिशन इन अमीबा अभी बताता हूँ। नोट्स में है ना इंक्लूडेड? थोड़ा तो समझते ही हो।
एक बार अगर अभी नोट्स हैं तो नोट्स लेकर बैठिए जरा। हाँ इसका नहीं अभी मैसेज कर दिया करो, कभी भी ऐसा होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा जो नोट्स हैं इसके, इसमें पेज नंबर 8 पर देखिएगा। पेज नंबर 8 पर देखिएगा, शुरुआत से जो लाइफ प्रोसेस के नोट्स हैं उसमें मेरे पास न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला है इंजेक्शन। इंजेक्शन में है अमीबा हैज नो माउथ और अ फिक्स्ड प्लेस फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड। मतलब फूड को इनटेक करने के लिए जैसे हमारे पास प्रॉपर प्लेस है कि हम मुंह से ही खाना खाएंगे, तो इस तरीके से अमीबा में कोई ऐसा प्लेस नहीं होता। तो अमीबा हैज नो माउथ और अ फिक्स्ड प्लेस फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड। Amoeba ingests food by using its pseudopodia. When a food particle comes near amoeba, then amoeba ingests this food particle by forming temporary finger-like projections called pseudopodia around it. ठीक है, तो अगर देख पा रहे हैं तो इधर देखिएगा पेज नंबर 9 पर हूँ अपना। पेज नंबर 9 पर ऊपर यहाँ पर क्या हुआ कि ये अमीबा है, तो अमीबा में इधर थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा ये आर्टिफिशियल लेग्स होते हैं इसके, जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, और ये बाहर फूड पार्टिकल है। तो फूड पार्टिकल को इसने एंट्रैप कर दिया। समझ गए? पहला प्रोसेस क्लियर है, इंजेक्शन। यस सर। उसके बाद सेकंड देखिएगा, सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है, इन अमीबा food is digested in the food vacuole by digestive enzymes. The enzymes from surrounding cytoplasm enter into the food vacuole and break down the food into small and soluble molecules by chemical reactions. तो इसमें और कोई इंटेस्टाइन वगैरह नहीं होती, कोई भी चीज नहीं है डाइजेशन के लिए। यहाँ सीधा सीधा है कि इसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जो है थ्रू अ केमिकल रिएक्शन वो फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेशन वाला डायग्राम ये है, आप देखिएगा, ये इंजेक्शन था, इंजेक्शन के बाद ये डाइजेशन है। मतलब जब सूडोपोडिया ने इसको एंट्रैप करा अंदर की तरफ, तो यहाँ इसको फूड को चारों तरफ से जो एंट्रैप कर लिया है, ये किसने करा है? एंजाइम्स ने करा है। एंजाइम्स देखिए लिखा हुआ है, एंजाइम्स एंट्रैपिंग फूड वैक्यूल। ये बन गया फूड वैक्यूल। फूड के चारों तरफ जो एक सर्कल बनता है ये कहलाता है फूड वैक्यूल। ठीक है, उसके बाद थर्ड है एब्जॉर्प्शन। The digested food present in the food vacuole of amoeba is absorbed directly into the cytoplasm of amoeba cell by diffusion. जो फूड डाइजेस्ट करा, वो जो डाइजेस्टेड फूड है, वो डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली जो उसका साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म एक ही होगा। एक ही होगा क्यों? क्योंकि उसमें एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उस साइटोप्लाज्म में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, अ पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब। एसिमिलेशन का मतलब ये है कि हम उसको किस तरह से यूज करता है अमीबा। एसिमिलेशन का मतलब ये है कि उसको किस तरीके से यूज करता है अमीबा। अ पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। अ पार्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा, अमीबा सेल, अमीबा सेल जो फूड एब्जॉर्ब करता है उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो तो रेस्पिरेशन के काम आ जाता है। The remaining part of absorbed food is used to make the parts of amoeba cell which leads to the growth of amoeba. Thus, an assimilated food amoeba grows in size, and then amoeba can reproduce by dividing into two daughter cells. तो क्या होता है, ये जो एसिमिलेशन वाला प्रोसेस है, एसिमिलेशन वाला प्रोसेस ये है कि जो अमीबा ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी डाइजेशन के थ्रू, तो वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी का थोड़ा पार्ट जो है वो तो रेस्पिरेशन के काम आ जाता है, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो अमीबा की ग्रोथ में, अमीबा को बड़ा करने में काम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा फिफ्थ पॉइंट। बताइए चारों पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है इंजेक्शन। अमीबा हैज नो फिक्स्ड प्लेस फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड। अमीबा के पास कोई फिक्स प्लेस, जैसे कि एनस होता है जहां से वेस्ट मटेरियल जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकल जाते हैं बॉडी से, ऐसा कोई प्रॉपर पार्ट नहीं होता अमीबा के पास। तो उसी तरीके से जैसे खाने के लिए उसके पास कोई माउथ नहीं होता, तो वो एंट्रैप करता है फूड को, सूडोपोडिया के थ्रू फूड को चारों तरफ से घेर कर अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। उसी तरीके से जब वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से उसको एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है, अमीबा का थोड़ा सा पोर्शन जब बड़ा हो जाता है, जब थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता है, तो वो बर्स्ट कर जाता है किसी एक कॉर्नर से,
और वहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। वही है कि when a considerable amount of undigested food collects inside amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place and the undigested food is thrown out of the body of amoeba. बताइए जी, क्लियर है पांचों स्टेप्स? यस सर। ठीक है। तो हाँ, तो मैं टीचर ने बोला था कि जो एसिमिलेशन है और ऑब्जॉर्प्शन है, उन दोनों का डायग्राम आप एक ही बना सकते हो। एक्चुअली वो एसिमिलेशन वाला जो डायग्राम है ना, उसमें क्या करना है आपको कि जो अमीबा का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देना बस। डायग्राम तो दोनों का बिल्कुल सेम ही है, कुछ अंतर ही नहीं है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देना कि एसिमिलेशन में एक पार्ट तो यूज हो गया फूड का, किसमें, रेस्पिरेशन में, और जो बचा हुआ पार्ट है उससे उसकी ग्रोथ हो गई। ग्रोथ मतलब अमीबा का साइज थोड़ा बढ़ गया बस। उसके बाद देखिएगा, ये सबसे पहले तो लिम्फेटिक सिस्टम में करा था लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज के बाद अगला जो है, अगला है लार्जर लिम्फ वेसल्स। लार्जर लिम्फ वेसल्स इसमें लिखेंगे द लिम्फ कैपिलरीज the lymph capillaries join to form larger lymph vessels. The lymph capillaries join to form larger lymph vessels. The lymph capillaries join to form larger lymph vessels. तो और इसमें कुछ नहीं, सीधा सीधा बस इतना कि जो लिम्फ वेसल्स हैं वो क्या है, यही जो लिम्फ कैपिलरीज हैं, जब लिम्फ कैपिलरीज 1 2 3 4 5 जब लिम्फ कैपिलरीज जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये जुड़ने के बाद क्या बनाएगी, लार्जर लिम्फ वेसल बना देगी। उसके बाद तीसरा लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स में नोट करेंगे the lymph vessels have lymph nodes at intervals. Have lymph nodes at intervals. इंटरवल्स का मतलब क्या है, लिम्फ वेसल। हमें ये तो समझ में आ गया ना लिम्फ वेसल क्या है। लिम्फ वेसल हमारी क्या है कि जो ये लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज बिल्कुल ब्लड कैपिलरीज की तरह है। दो दो बेसिक डिफरेंस है उसमें, क्या कि भाई एक तो वो क्लोज एंडेड होती है, दूसरा उनके जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े साइज के होते हैं। ठीक, एक तो ये जो लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज जब ज्वाइन करती हैं आपस में, जब कनेक्ट करती हैं, तो कनेक्ट करके क्या बना देती है, लिम्फ वेसल बना देती है। लिम्फ वेसल के अंदर क्या होती है, लिम्फ नोड्स होती है। लिम्फ नोड्स का मतलब क्या हो गया, छोटे 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 ऐसे जैसे कि छोटे छोटे बबल्स होते हैं, छोटे छोटे बबल्स हो गए जिसमें लिम्फ थोड़ा सा ज्यादा एक जगह इकट्ठा होता है, कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो कीजिएगा जैसे छोटी छोटी कोई गांठें होती हैं, तो उनके अंदर लिम्फ जो है वो इकट्ठा होता है, समझ गए? तो आप ये समझिएगा कि वो कहाँ पर मिलेगा, उसकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है। लिम्फ वेसल्स बन गई लिम्फ कैपिलरीज के ऐड होने से, तो मतलब जैसे कि एक बड़ी सी ट्यूब बन गई है लिम्फ वेसल, उस लिम्फ वेसल पर रेगुलर इंटरवल्स पर, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटी छोटी लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स, द लिम्फ वेसल्स हैव लिम्फ नोड्स एट इंटरवल्स, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लिम्फ नोड्स उसके अंदर होती है लिम्फ वेसल्स में। उसके बाद इन lymph nodes का काम क्या होता है? बताओ मुझे।
Lymph nodes contain special type of cells called lymphocytes. Contain special type of cells called lymphocytes. Yeah. Lymph nodes contain special type of cells called lymphocytes, or which are involved in cleaning of lymph, which are involved in cleaning of lymph, cleaning of lymph, which are involved in cleaning of lymph and protecting the body from disease. And protecting the body from disease. ये इनका काम होता है कि बॉडी को बीमारियों से बचाना, ठीक है, ये इसका काम होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स वही सेम चीज, मतलब लिम्फोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल एक ही बात है। एक बात नहीं है एक्चुअली। क्या है, लिम्फोसाइट्स के अंदर जो है ना सेल्स होते हैं, और वो जो सेल्स हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, समझ गए? बस वही है कि लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। पस होते हैं ना, वो पस सेल्स होते हैं, वो इसी के बने होते हैं, लिम्फ के बने होते हैं पस सेल्स। वो पस सेल निकलता है क्योंकि उसका काम क्या होता है, उसका काम ही ब्लड क्लॉट बनाने का होता है। और ब्लड क्लॉट भी आपने पता होगा कि वो भी WBC उसी का फंक्शन है। हाँ जी, सर फिर ऐसे किसी ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, अंदर ही अंदर वो कैसे होता है? क्या हो जाता है? सर अंदर ही अंदर वो निकल जाती है। अच्छा, वो ऐसा है कि जो चोट अंदर लगी है, लेकिन स्किन जो है, एक्सटर्नल जो स्किन है वो रप्चर करके तो ब्लड बाहर नहीं निकल पाया, तो अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि हाथ पर अगर कहीं चोट लग गई या पैर पर चोट लग गई, बाहर से तो स्किन जो है वो रप्चर नहीं हो पाई, तो ब्लड बाहर नहीं निकला, लेकिन आपने देखा होगा कि वो नीला नीला सा निशान पड़ जाता है, जिसको कहते हैं कि नील पड़ गया बॉडी पर। सुना है कि नहीं? यस सर। है ना? तो वो जो निशान होता है, वो निशान इसी चीज का होता है कि ब्लड क्लॉट अंदर की तरफ बन गया है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर बच्चा कि CO2 is soluble in water, CO2 is soluble in water, then O2, then O2 is, CO2 is soluble in water, then O2 is, and hence is mostly transported in dissolved form in our blood. इसका मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो वाटर में डिजॉल्व हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकती। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वो तो ट्रांसपोर्ट करी जा सकती है, ठीक, वाटर के थ्रू, वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को तो ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन को नहीं करा जा सकता। उसका रीजन है सीधा सीधा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कॉजेज सेंसेशनल बर्निंग, बर्निंग सेंसेशन, सॉरी, ऑक्सीजन कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन के बिना बर्निंग नहीं हो सकती, और बर्निंग को खत्म करने का काम ही वाटर करता है। अगर पानी डाल दिया जाता है कहीं पर तो वो बर्न कर देता है, तो ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं है, ऑक्सीजन पानी में नहीं घुल पाता। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में खूब आराम से घुलता है, वो हमको पता ही है। कार्बोनेटेड वाटर, सोडा, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक जितने भी हैं, इन सब में आपने कभी भी देखा होगा तो स्वीट एंड कार्बोनेटेड वाटर लिखा रहता है। कार्बोनेटेड वाटर का मतलब ही ये है कि वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर, ठीक है। तो वो चीज है, इसी वजह से
जो ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो इसमें लिखा हुआ है CO2 is soluble in water than O2 is and hence it's mostly transported in dissolved form in our blood. मतलब इसको कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व फॉर्म मतलब पानी में डिसॉल्व करके ब्लड में मिक्सिंग उसकी हो सकती है, ये वो चीज है, समझ गए? मतलब पानी के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन आसान है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगा उसमें। तो मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो बर्निंग सेंसेशन फील करवाता है। ऑक्सीजन के बिना बर्निंग हो ही नहीं सकती। तो सर जो वेन्स होती है, वेन्स और आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रैवल कराती हैं, तो वो तो गर्म होंगी, है ना? नहीं, हाँ गर्म होती। हाँ बस वही आग लगने वाला नहीं था। चलिए जी, अब उसके बाद हाँ बोलो। अच्छा, वो गर्म खून का मतलब ये है कि भाई आप ये देखो कि अगर आप कभी दौड़ कर आ रहे हो, आप कभी दौड़ कर आ रहे हो और आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापा तो आपको बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा मिलेगा। वो ये है कि आपने दौड़ा तो ब्लड की पंपिंग जो है वो हार्ट में बहुत फास्ट हो जाती है, तो ये कहते हैं उस टाइम ब्लड जो है खून जो है गर्म हो गया। वो उसको साउथ की फिल्म में देख रहा होगा ना, वो हाँ, वही वाला। वो गर्म खून है बस। डायलॉग मारते हैं ना उसमें, वो मांस को मत जगाना और पता नहीं कैसे कैसे कैसे? कौन सी फिल्म में मांस को मत जगाना कुछ ऐसे ही डायलॉग था ना उसमें। मैं वो गिनता मारता क्या मारता कम हूँ और गिनता जाता हूँ और घसीटता जाता हूँ, पता नहीं कैसे कैसे तुम्हें पता नहीं है, तुमने देखी नहीं है इसका मतलब नया डायलॉग भी बनाया है। चलो उसके बाद देखिएगा क्या करा कि बॉलीवुड टॉलीवुड मैं बस मैं कर रहा हूँ बस डिफरेंस बिटवीन बताया मैंने ये बता देगा, अनुभव बता देगा कैसे करना क्या है। इसमें लिखेंगे lymph is another medium of circulation in the human body. सर हाँ हाँ सर एकदम बढ़ हार्ट सर एकदम बढ़ती है अचानक से, अचानक से मतलब बैठे बैठे ही बढ़ गई। मैंने तो बॉल डाली क्या करना था, बॉलिंग करी थी मैंने। हाँ तो बॉलिंग करती से एकदम तो हार्ट बहुत ज्यादा बढ़ती है। वो ऐसा होता है कि अगर मान लो आपको किसी बात पर गुस्सा आ गया है ना, या अगर आप किसी चीज पर एकदम से एक्साइट हो गए तो भी ब्लड जो है ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो काम है हाँ, हार्ट अटैक उससे आता है नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। हार्ट अटैक तो ये है ना कि आपने कई बार सुना होगा कि जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज जो है वो मतलब उसमें इतना परसेंट ब्लॉकेज हो गया, 10%, 20%, अरे 90% ब्लॉकेज है आपको, तो कभी भी हार्ट फेल हो सकता है आपका। तो वो तो हार्ट अटैक तो उस चीज से आ गया। और जो ये अचानक से हार्ट बीट्स का बढ़ जाना है, ये तो ग्लैंड्स का खेल है, हार्मोन्स का खेल है, जैसे कि एड्रीनालाइन ग्लैंड्स होते हैं। तो एड्रीनालाइन ग्लैंड्स जो हैं वो तब काम करते हैं जैसे मान लीजिए आपने अचानक से देखा कि आपकी बैल्कनी में कोई चीज रखी हुई है और वो एकदम से नीचे गिरने वाली है, तो एकदम से आप अगर आराम से जमीन पर भी बैठे हुए हैं तो आप एकदम से कूद के भाग कर जाओगे और उसको पकड़ के लेकर आओ कि ये चीज नीचे ना गिर जाए, ठीक है? तो जैसे कि फोन है, कोई भी चीज है, या मान लीजिए आपने कोई और सामान रखा हुआ है और वो बाहर गिर जाता है, तो इस वजह से एक चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है कि आपको स्कूल जाना है और आपकी बस क्या सर बीटी मोती से गाड़ी में बैठ रहा था हाँ ये इसका एक्सपीरियंस है। सर सही बता रहा हूँ मैं हाँ ये तो है, बैठे बैठे सब का ही है सर नहीं कुछ करे सर बैठे बैठे हार्ट बीट तेज हो जाती है बिना मतलब तो नहीं होती, बिना मतलब तो होती नहीं, पता चला कि कुछ सोच रहे हो, घबराहट हो गई। 2-3 बार हो गया तो 2-3 बार हो चुका है, तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ ना कुछ सोच रहे होगे, टेंशन होगी, स्टिमुलस ज्यादा एक्टिव हो जाता है। डॉक्टर को दिखाओ। सर स्टिमुलस ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए हमें ना सुनिए लिम्फ के बारे में करना है। लिम्फ आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, आज इतना ही करिए, ठीक है?